अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे प्रोग्राम कैफे मागला और मैं हूं आपकी मेजबान जरिया राजपूत। एक नई सुबह के साथ, एक नई वीकेंड के साथ। और वीकेंड पे हम क्या करते हैं, अपने आने वाले वीक को प्लान कर रहे होते हैं और जो पिछले वीक की हमारी थकान है उसको हम उतारने की कोशिश कर रहे होते हैं विद न्यू आइडियाज, विद न्यू होप, विद न्यू सनी डे। क्योंकि कुछ एरियाज में, कुछ शहरों में इस वक्त मौसम बेहतर है, धूप निकली हुई है, लेकिन बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, पाकिस्तान के बहुत सारे शहर ऐसे हैं, स्पेशली अगर इस्लामाबाद के वाले से बात की जाए तो थोड़ा पार्सली क्लाउडी है इस वक्त सीन। लेकिन एनीवेज सीन बहुत खूबसूरत है, नज़ारा भी बहुत प्यारा सा है कहीं और का, जहां पर इस साल जश्न मनाया जा रहा है नए कमरे साल को वेलकम करने के लिए। हम बात करें जनाब चीन की, कि जहां पर नए साल को मुबारकबाद कहने के लिए या फिर उस नए साल की जो क्या कहते हैं सेलिब्रेशंस हैं, उनको सेलिब्रेट करने के लिए चीनी इस वक्त हमें खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। अब चीनी कमरी साल जो है, इसकी तारीख पढ़ा ये गया है, बताया ये जाता है, जो मैंने अपनी 9th-10th की बुक्स में पढ़ा है वो ये बताते हैं कि ये तारीख 3500 बरस पुरानी है। कमरी नए साल के बारे में एक बहुत पुरानी दास्तान आज भी मशहूर है कि न्यान नामी दरिंदा हर नए कमरी साल की शाम गांव वालों पर हमला करता था और फिर न्यान दरिंदे को भगाने के लिए लोगों ने ऊंची आवाज, आग और सुर्ख रंग का इस्तेमाल किया। चीन के कमरी कैलेंडर में साल के 12 महीने किसी न किसी जानवर के नाम से मंसूब होते हैं और जो हर नया कमरी साल है वो भी किसी न किसी जानवर के नाम से मंसूब किया जाता है। और जो रवा साल है, इस साल का त्यौहार खरगोश के नाम से मंसूब किया गया है। मुझे याद है अभी भी कुछ नाम, इसमें ड्रैगन ईयर था, मंकी ईयर था, इस तरह के कुछ नाम थे। तो चीनी रवायत में खरगोश को बड़ा लकी समझा जाता है और ये जो साल है ये वैसे भी खरगोश के नाम से, यानी कि ये रैबिट ईयर है। तो यही वजह है कि इस साल दुनिया भर में मुकीम चीनी बाशिंदे जो हैं वो गैर मामूली तौर पर इस साल की तकरीबात के हवाले से खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं। चीन में नए कमरे साल की तकरीबात का एहतमाम कैसे होता है और वहां पर इस साल को और इस सीजन में जश्न बहारा के तौर पर भी सेलिब्रेट किया जाता है, तो वहां पर रहने वाले ही हमें बता सकते हैं कि जनाब यहाँ तो ये मामलात जो हैं वो इस तरह के होते हैं। इसलिए हमने सोचा कि एक जो सहाफ़ी की नज़र होती है ना, वो कैमरे की आग से ज़्यादा जो है वो बेहतरीन होती है, क्योंकि उसकी नज़र पहुंचती है तभी कैमरा वहां पर पहुंचता है और मामलात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। तो पाकिस्तानी एक सहाफ़ी शाहिद अफराज खान साहब वहां पर मौजूद है, जो कि गुज़िश्ता 7 सालों से वहां पर चीनी मीडिया के साथ काम कर रहे हैं। तो उनसे ज़रा जानते हैं कि चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस से भी आप मुंसलिक रहे हैं, किस तरह वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो ज़िंदगी गुजारे, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू चाइनीज़ कम्युनिटी, तो वो लोग वहाँ पर इस साल को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। शाहिद, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम सलाम। अच्छा शाहिद, मैंने जब चाइनीज न्यू ईयर के बारे में 9th-10th में पढ़ा था, मुझे याद नहीं कि वो 9th क्लास में था हमारा सब्जेक्ट या 10th वो, और चैप्टर का नाम भी यही था, चाइनीज न्यू ईयर। इसलिए वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है। मैं जब भी उसके बारे में सोचती हूँ, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी चाइना जाऊँ और देखूँ कि वहाँ पे न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है, क्योंकि सुना ये है कि इसकी तकरीबात काफी लंबे अरसे तक चलती रहती हैं। आपकी आंखों ने क्या देखा और कितने चाइनीज न्यू ईयर आप अभी तक वहाँ पे सेलिब्रेट कर चुके हैं? जी, जैसा कि आपने फरमाया, तो मैं अगर इसको हम अगर चूँकि आपको पाकिस्तान की एक मिसाल दूँ तो शायद आपके समझने में भी आसानी रहेगी कि जिस तरह ईद होती है और ईद के मौके पर आप पूरा साल भर उसका इंतज़ार करते हैं, अपने घर वालों के साथ ये ईद की खुशियाँ मनाते हैं। तो चीन का जो जो जश्न बहार है, इसे आप समझ लें कि ये पाकिस्तान की ईद की तरह है। ईद हाँ। का समा होता है, पूरा साल भर लोग पैसे बचाते हैं अपने, और आपको सुन के हैरत होगी कि जब ये त्योहार आता है, हम्म। तो उनकी जो बचत होती है पूरे साल का 1/3 जो है वो सिर्फ़ इस जश्न पर खर्च होता है। तो और लोग ओ। साल भर जब इंतज़ार करते हैं कि आमतौर पर ज़ाहिर है बीजिंग जैसे जो बड़े शहर या फिर दीगर जो हम्म। चीन के बड़े-बड़े वहाँ लोग रोज़गार के लिए जाते हैं। तो हम्म। साल भर नौकरी करते हैं और जब ये जश्न आता है, तो इस मौके पर उनकी कोशिश होती है कि अपने घर वालों के साथ ये जो है जश्न मनाया जाए। तो जिस तरह से एक फैमिली गैदरिंग हम कहते हैं कि एक फैमिली रियूनियन एक हाँ इस्तिलाह हाँ इस्तेमाल हाँ। होती है इतने बहार के मौके पर कि सब लोग इकट्ठे होते हैं, बुज़ुर्गों के साथ मिलकर ये जश्न मनाते हैं, ज़बरदस्त खाने खाए जाते हैं, मुख्तलिफ मेले लगते हैं और फिर ईद का मैंने जब ज़िक्र किया तो ईदी भी ज़ाहिर है लाज़िम है। तो हम्म। यहाँ पर जो है
बड़े जो हैं बच्चों को ईदी भी देते हैं वहां पे और ईद देने का कल्चर क्या होता है? क्योंकि पाकिस्तान में तो ईदी हम किसी ना पैसे बच्चों को दिए जा रहे होते हैं, तो वहां पे क्या प्रेजेंट्स दिए जाते हैं या कुछ और गिफ्ट देने का रवाज या रस्म है? जी, बिल्कुल, इसमें देखें अब कुछ चीज़ें जो बदल चुकी हैं वक़्त के साथ। एक तो पैसे दिए जाते हैं, अच्छा। रेड एनवेलप जो हैं, जो ठीक है। बुज़ुर्ग हैं। हम्म। लेकिन जो वालिदैन होते हैं, आप एक नई इस्तिलाह यहाँ पर इस वक़्त चल रही है, वो है डिजिटल कैश। तो वो अच्छा। आप कह सकती हैं कि आपकी में जो है वो डिजिटल ईदी भी दी जाती है। यहाँ पर ऐसी ऐप्स मौजूद ओह। हैं, जो ऑनलाइन या ई-कॉमर्स के हवाले से काफ़ी मारूफ़ हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब जो नौजवानों इंटरेस्टिंग। में ये जो डिजिटल ईदी का रुझान है, वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और एक अच्छी बात मैं आपको ये भी बताऊँ कि पिछले 3 साल जो थे, हम्म। वो ये का समा हम नहीं देख सके थे। वजह उसकी हम्म। बड़ी कोविड कोविड हाल थी, थी। बिल्कुल बिल्कुल। 3 साल बाद ये हम्म। पहला ऐसा मौका है कि जब हमें दोबारा जो ज़िंदगी है वो देखने को मिल रही है, तमाम तर जो हम्म। रौनकें हैं। और बीजिंग शहर, चूँकि आपने ईद का ज़िक्र किया, तो एक पहलू हमारे शहरों में ये भी होता है कि परदेसी लोग जब चले जाते हैं अपने शहरों को, हाँ तो हाँ। शहर जो है वो तन्हा से रह जाते हैं। तो ये हम बीजिंग में इसका हमें मुशाहिदा भी करते हैं, जो बाहर से ओए लोग होए, आते मतलब हैं। बीजिंग इस्लामाबाद की शक्ल में, उसकी सूरत में तब्दील हो जाता है, वो शहर इक़्तिदार में बदल जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा है। और चूँकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से ही है, तो मैं वाक़ई जब ये माहौल आता है, तो मुझे वाक़ई फ़ील होता है कि तो शायद मैं वाक़ई फिर इस्लामाबाद मुझे ये बताइए, शाहिद वहां पर भी ऐसी ही रिपोर्ट्स बनती हैं चीनी लैंग्वेज में कि शहर इक़्तिदार वीरान हुआ, सड़कें जो हैं वो बयाबा हुई और परदेसी अपने शहरों को वापस लौटे, वो चांद नवाब की रिपोर्ट की तरह, या वहां पर मीडिया का अंदाज मुख्तलिफ है रिपोर्टिंग का? असल में यहाँ थोड़ा-सा मीडिया का अंदाज़ मुख्तलिफ इस लिहाज़ से अच्छा। कह लें कि यहाँ पर जो दीगर तक़रीबात होती हैं ज़्यादा, उसको उजागर किया जाता है, लेकिन ये चीज़ हम्म। हाइलाइट ज़रूर होती है। तो देखिए, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊँ कि आम तौर पर जब ये जश्न बहार आता है, तो ये हमारे जो नाज़रीन हैं, उनके लिए भी हैरत का पहलू होगा कि इस दौरान जो है ये 40 रोज़ा ये पूरी तक़रीबात जी, जारी रहती हैं। एग्जैक्टली। साल पहले जो है, जो लोग जाया करते थे, जिनको हम ट्रैवलिंग सरगर्मियाँ कह सकते हैं या फिर सफ़री ट्रिप्स कहते हैं, हम्म। उनकी तादाद 3 अरब से ज़ायद होती थी। ओह। और इस मरतबा जो है, इस मरतबा ये जो लोग अपने घरों को जा रहे हैं या फिर सैर-ओ-सियाहत के लिए जा रहे हैं, तो ये जो सफ़री ट्रिप्स हैं, इनकी तादाद 2 अरब से ज़ायद है। तो आप सोच सकते क्योंकि हैं कि लोगों किस को बड़े 3 साल बाद मुल्क से बाहर निकलने का या मुख्तलिफ मुल्क में रहते हुए कहीं और किसी शहर जाने का मौका मिल रहा है। जी, एग्ज़ैक्टली। और चीन का चूँकि ये भी है कि ये लोग सेहत के बहुत शौकीन हैं, चीनी हम्म। लोग जो हैं। इस वक़्त जो है, जितने भी इनके टूरिस्ट पॉइंट्स हैं, वो सब भरे हुए हैं, होटल्स की बुकिंग हो चुकी है। और हम्म। फिर ये 40 तक जश्न का एक समाज जो है, वो हमें देखने को मिलता है। और फिर साथ-साथ ये भी एक, चूँकि हम्म। चीन अभी हाल ही में जो अपनी कोविड की पॉलिसी है, उसको एडजस्ट किया है, तो उसके बाद जो चीनी सय्याह हैं, वो बैरून मुल्क भी जा रहे हैं। तो हम्म। इनडोर, आउटडोर दोनों एतबार से इस वक़्त जो सेहत भी उरूज पर है। और हम अभी कुछ देर पहले ही एक मेले से वापस लौटे हैं। अच्छा। और देख कि इस वक़्त ज़िंदगी जो है, हज़ारों की तादाद में आप लोगों को देख सकते हैं। तो वो जो मिस किया करते थे हम 3 साल पहले का चीन, वो दोबारा लौट आया है। अच्छा, मुझे ये बताएं शाहिद, अमूमन क्योंकि आप खुद पाकिस्तान से यहाँ से गए हैं, जो बेसिक चाइनीज फूड है, क्या ये वही चाइनीज फूड है जो पाकिस्तान में मिलता है, या चाइनीज फूड है ही बिल्कुल डिफरेंट? ये जो हम खा रहे हैं वो बस पाकिस्तानी, चाइनीज, देसी और हमने कोई कुजीन मिक्स कर दी है? असल में जो आप लोग खा रहे हैं ना, तो वो उससे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी चाइनी खाना है, जो है ना, अच्छा। पाकिस्तानी चाइनीज़ खाना कह सकते हैं उसको आप। हाँ यहाँ जो हाँ। खाने हैं, देखिए कुछ हद तक तो मुवासलत होती है, ठीक है। लेकिन चूँकि पाकिस्तान तक हमें थोड़ा-सा मर्च मसाला खाने में ना मिले, तो हमें लुत्फ़ नहीं आता है। हाँ, और बिल्कुल चीन में ऐसे ही है। फ़र्क है। तो यहाँ जो खाना है, वो थोड़े आप कह सकते हैं सादा से खाने होते हैं। तो पाकिस्तान में हम मुझे कम से कम ये खाने तो नहीं देखने को मिले। अलबत्ता ये कुछ थोड़ा-सा टेस्ट ऐड करके, पाकिस्तानी रंग देकर, तो हम्म। फिर हम जो है शायद फिर हमारे लिए खाने में वो अच्छा लगे। और ये भी देखें, एक दिलचस्प बात ये भी अच्छी है कि इस वक़्त चीन में जो है, जी जी। बीजिंग की बात करूँ, बड़े हम्म। शहरों की, जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट हैं, वो हम्म। भी काफ़ी बड़ी तादाद उनकी खुल चुकी है। तो यहाँ पर ओह जो रहने वाले नाइस। पाकिस्तानी हैं, हम्म। क्योंकि जैसा आपने ज़िक्र भी किया कि परदेशियों का शहर है, हमारी जो रोटी की दुकान भी बंद हो जाती है, तो इस दौरान फिर यही होता है कि हम जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, इन्हीं से फूड वगैरह ऑर्डर करते हैं। और इस तरह की ज़िंदगी जो है, वो 10 दिन कम से कम यूँ गुज़ारते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए ना जरा शाहिद कि क्योंकि कोविड की वजह से वहां पर अभी तक कोविड की जो वेव है, पेंडेमिक है, वहां पे खत्म नहीं हुआ है। चंद दोस्तों से मेरी ये बात होती है, इस वक्त मामलात कैसे हैं वहां पर? और दूसरा ये कि क्या जो चाइनीज वीजाज हैं अब लोगों के लिए, मतलब दूसरे ममालिक से आने वाले शहरियों की सयाहत के हवाले से, ये चीजें थोड़ी सी नॉर्मल होना शुरू हुई हैं? मेरा बहुत दिल है चाइना जाने का, कि ये पॉसिबल हो सकता है? जी, बिल्कुल मुमकिन है। और 8 जनवरी से ही ये तमाम चीज़ें खुल चुकी हैं। और इस वक़्त जो ओह नाइस। बैनुल-अक़वामी आमदोरफ़्त है, वो भी शुरू हो चुकी है। हम आपको भी मोस्ट वेलकम कहेंगे, आप ज़रूर चीन तशरीफ़ लाएँ। और यही आइडियल वक़्त है चीन आने का। अच्छा। इस वक़्त जो सिर्फ़
ना सिर्फ लोग बैरून मुल्क से चीन आ सकते हैं, बल्कि चीनी लोग जो है वो भी बैरून मुल्क जाना शुरू हो चुके हैं। जो कोविड की सूरत-ए-हाल आपने ज़िक्र की, तो अब चूँकि 3 साल हो चुके हैं और चीन के पास काफ़ी तजुर्बा था और तमाम चीज़ें काफ़ी हद तक मामूल पर आ चुकी हैं। इससे पहले की जो सूरत-ए-हाल थी, चीन ने अपने ज़ाहिर लोगों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को अहमियत दी, इस बाइस हमें काफ़ी जो इंसदाद वबा की सख्त पॉलिसी देखने को मिली। लेकिन अब 5 जनवरी से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है और हम आपको भी वेलकम कहते हैं। जब आपको मौका मिले, आप ज़रूर चीन तशरीफ़ लाएँ, बल्कि हम आपको मदद करते हैं, आप आएँ चीन हमारे पास। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अब लास्टली मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ, जो कि बड़ा कोर क्वेश्चन है, जिसे आप सुनेंगे तो शायद मुस्कुरा देंगे, ठीक है, और हम भी, मैं भी करते हुए, लेकिन ये एक टिपिकल सा क्वेश्चन होगा, लेकिन नॉलेजेबल होगा। सवाल ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई भी जब हम चीज़ खरीदने के लिए जाते हैं और जब कहते हैं कि ये चाइना का माल है, हम वो चीज़ इस्तेमाल करना छोड़ देते हैं कि यार ये 2 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, लेकिन ये आगे नहीं चलेगा। जबकि चाइना तरक्की याफ्ता ममालिक में इसका शुमार होता है, मुल्क की बड़ी इकोनॉमीज़ में इसका शुमार होता है। दूसरा पहलू इस सवाल का ये है कि जब कुछ चीन में रहने वाले लोगों से मेरी बातचीत हुई, या चाइना जो लोग होकर आए हैं, उन्होंने कहा कि चाइना में भी ना उन लोगों ने अपनी चीज़ों को कैटेगराइज किया हुआ है, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी। ये डिपेंड हम पे करता है कि हमने कौन सी कैटेगरी में जाके क्रॉकरी खरीदनी है, या कोई चीज़ खरीदनी है, कॉस्मेटिक खरीदना है, या कोई टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई इक्विपमेंट या कोई गैजेट खरीदना है। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा तो एक्सप्लेन करें हमें ज़रा। जी, बिल्कुल। देखिए, आपने वजह फरमाया, मैं भी इससे इत्तेफ़ाक़ करता हूँ कि देखें, हम उर्दू में एक मुहावरा इस्तेमाल करते हैं कि जितना गुड़ डालेंगे उतना उतना ही मीठ मीठा लिया होगा। होगा। जी, मैं बिल्कुल सादिक आती है और यहाँ पर जब आप कोई भी चीज़ खरीदेंगे, देखिए यहाँ पर जो सबसे बड़ा खरीदारी का प्लेटफ़ॉर्म है वो है ऑनलाइन। हम्म। अब ऑनलाइन आपको मुख्तलिफ़ क्वालिटी की चीज़ें मिलती रहती हैं, हम्म। लेकिन आप यकीन मानिए, हमने जो भी रीज़नेबल कीमत में हमने जो भी चीज़ ली है, वो आज तक हमारे पास कारआमद रही है। वजह सिर्फ़ ये है कि यहाँ आपको बात चीज़ें ऐसी हैं कि शायद 1 आरएमबी जो कि इनकी करेंसी है, उससे लेकर आपको वही चीज़ 1000 आरएमबी में भी मिल रही हो। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्वालिटी कौन-सी चाहती हैं। तो आप यकीन मानिए कि हम पाकिस्तान में शायद मुझे तो नहीं लगता कि वो मेड इन चाइना की चीज़ें ही होंगी, जो क्वालिटी देखकर। जहाँ हम चूँकि इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 6-7 साल से, तो ये वसूख से कह सकते हैं, और जहाँ आप किसी भी पाकिस्तानी से बात करेंगे जो यहाँ पर चीन आएगा, वो कम से कम ये ज़रूर कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ जो हमें जो भी चीज़ मिलती है, एटलीस्ट वो पायदार ज़रूर होती है। और अगर हम लोग ये इस चाइनीज न्यू ईयर के हवाले से बात करें, तो मुझे ये बताएं, जो पिछला साल गुजरा है वो कौन सा ईयर था? ये तो रैबिट ईयर शुरू हो गया है ना? जी, बिल्कुल, जो पिछला साल था, वो था टाइगर का साल था। अच्छा। और ये जो है खरगोश का साल है। खरगोश के बारे में कहा जाता है कि चीन में ये इस्तिलाह है कि ये बड़ा मुहतात जानवर है। और फिर एक और चीज़ बड़ी दिलचस्प है कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अगर किसी जगह हंगामा होगा ना, तो ये हाँ। इंतहाई उससे घबरा जाता है। तो इस साल जो पैदा होने वाले, वो उन्हें कहता है कि आप, उन्हें कहा जाता है आप खरगोश के साल में पैदा हुए हैं। तो पिछला साल टाइगर का था और ये खरगोश का साल है। और मुझे अब ये भी बताएं कि ना इसमें एक एक न्यू पहले जो 40 दिन होते हैं सेलिब्रेशन के, इसमें एक रस्म होती है उन कवारे लड़के लड़कियों के लिए कि जो वो परफॉर्म करते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि अब उनकी या तो इसी साल में शादी हो जाएगी या उनकी मनपसंद मोहब्बत उन्हें मिल जाएगी। वो मेरे ख्याल से कुछ गाजर वगैरह भी उसके अंदर होती है। वो बता सकते हैं वो रस्म, ये वो मन्नत का तरीका क्या होता है? असल में ना एक पूरा फेस्टिवल अब तो हो चुका है इन लोगों के नाम, अच्छा। 11-11 फेस्टिवल कहा जाता है उसको। तो वो तो पूरा एक आप कह लें कि फेस्टिवल इन्हीं लोगों के नाम है, कवारे लोगों के नाम। और ये बात भी है कि आमतौर पर जब 1 साल बाद आप वालिदैन से मिलने जाएँगे, तो हाँ। वालिदैन का पहला सवाल, अगर आपने शादी नहीं की है, तो पहला सवाल यही होता है, शादी कब करेंगे? हाँ। तो ये एक टिपिकल सवाल है कि जो लड़के-लड़की दोनों से पूछा जाता है। ऐसे कुँवारे लोग मुझसे कि जो साल बाद जाएँगे ना, तो वालिदैन की ज़ाहिर ख़्वाहिश तो होती है कि बच्चों की हाँ। शादी हाँ। हो हाँ। जाए। हाँ। ये सवाल यहाँ भी देखने को मिलता है। ठीक, लेकिन वो मन्नत अभी मतलब आपके ज़हन में या आपने कभी कहीं होती हुई देखी नहीं है? नहीं, फेस्टिवल हम देखते हैं, लेकिन ऐसे मन्नत हमने कभी नहीं देखी, लेकिन फेस्टिवल ज़रूर होते देखे। पूरा फेस्टिवल इन लोगों के नाम है, 11-11 डबल 11 फेस्टिवल कहा जाता है उसको। तो वो बेसिकली इन्हीं जो शदीद कँवारे लोग हैं, उन्हीं के लिए फेस्टिवल शुरू किया गया। थैंक यू सो मच शाहिद, आपसे बात करके काफ़ी मुझे मज़ा आया और डेफिनेटली बहुत कुछ जानने का मौका मिला। क्योंकि जो पढ़ा था चाइनीज़ न्यू ईयर के बारे में, वो कुछ चीज़ें अब आपने तो खैर एक्सपीरियंस की हुई और आपने बताई हैं। डेफिनेटली वहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उसको एंजॉय कर रहे होंगे। और अच्छी बात यह है कि अब खुद जो चाइना के लोग हैं वो भी इस साल को खुशी के साथ, सेलिब्रेशंस के साथ मना रहे हैं, क्योंकि पिछले 3 साल उन लोगों ने बड़ी ही परेशानी में, बड़ी ही मुश्किलात के साथ गुजारे। पेंडेमिक ने डेफिनेटली पूरी दुनिया में जो है वो लोगों को परेशान किए रखा है, लेकिन चाइना के लोग इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। लेकिन वो जिस मन्नत का मैं जिक्र कर रही हूँ कि, और जो शदीद सिंगल होने वाली आपने जो बात की है, ये कोशिश करेंगे किसी न किसी ऐसे चाइनीज़
से बात की जाए जो कि पाकिस्तान में हो, और हम जरा उन्हें स्टूडियो में बुला के उनसे पूछे तो सही कि ये किस किस्म की मन्नत होती है जो कुंवारे लड़का लड़की उठाते हैं और फिर वो कितना टाइम लगता है उसकी कबूल होने में। तो ये भी एक जो सोच है और एक जो ये एक तरीका है अपने व्यूअर्स के साथ जरूर डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे माकला। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद अब जब हम वापस आए हैं तो एक बड़ी ही अच्छी सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है कि जिनकी न सिर्फ कामयाबियों का जिक्र हम करेंगे बल्कि साथ ही साथ उनसे ये भी डिस्कस करेंगे कि जो सोशल वेलफेयर के हवाले से वो काम कर रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए, उनकी मरहून मिन्नत जिन अवार्ड से उन्हें नवाजा जा चुका है वो डेफिनेटली उनके लिए एक काबिल तहसीन बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ उसके बाद कुछ जिम्मेदारियां मजीद बढ़ जाती हैं। आज प्रोग्राम कैफे मागला में शरीक है राजा इनामुल हक अब्बासी साहब, जिनको 2 बार बेहतरीन ह्यूमन राइट्स डिफेंडर का अवार्ड दिया जा चुका है। एक अवार्ड उन्हें दिया गया हाल ही में 10 दिसंबर 2022 को, और उनको ये अवार्ड इंसानी हुकूक के हवाले से गिरा कदर खदमात अंजाम देने पर दिया गया है। इनामुल हक अब्बासी साहब पाकिस्तानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी नायब सदर हैं और पाकिस्तानी सियासत में भी हिस्सा लेते रहे हैं। आगे चलकर उनकी क्या प्लानिंग्स है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस की बाज़गश्त कभी ऐसा लगता है कि हाँ वाकई 3 से 4 माह में होने वाले हैं और कभी ऐसा लगता है कि नहीं अभी ज़रा लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ज़रा उनसे जानते हैं कि ये जो 2 अवार्ड्स उन्हें दिए गए, उन्हें पिछला अवार्ड इससे पहले कब मिला था और ये जो अवार्ड उन्हें मिला है वो ऐसी कौन सी खदमात हैं पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए सर्व किया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। सर इनामुल हक साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, ये दूसरा अवार्ड है माशाल्लाह जो आपने रिसीव किया है। क्या वो खिदमात रही हैं आपकी पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, कि जिसके बाद आपको ह्यूमन राइट्स की तरफ से, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की तरफ से, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इन अवार्ड्स के लिए नामजद किया गया और फिर ये अवार्ड्स आपको दिए भी गए? थैंक यू सो मच जी। मैं बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में जो मुझे लाया गया, क्योंकि मैं शुरू से ही सोशल वेलफेयर के काम कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त और भाई हैं अता और रहमान अब्बासी साहब, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जज्बा देखते हुए भाई साहब और आपका काम देखते हुए तो ज़्यादा बेहतर है कि हमारे फील्ड में आएँ, तो आपको इस फील्ड में आते हुए और मज़ा आएगा काम करने का, इंसानी खिदमत का काम करते हुए आपको और मज़ा आएगा। तो इस तरीके से फिर मैंने पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया और हमारे प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, मरकज़ी जो प्रेसिडेंट हैं अभी औरकज़ई साहब, मलिक अबीब औरकज़ई साहब, हमारे बड़े प्यारे मोहतरम दोस्त और भाई हैं। उन्होंने बड़ा अच्छा वेलकम किया, अप्रीशिएट किया, और इस तरह करके मैंने 2018 में पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। उसके बाद क्योंकि पहले से अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत खल्क का जज्बा था, वो काम करते रहें, तो वो मेरी जो भी सलाम, क्योंकि पाकिस्तान पूरे में मुख्तलिफ रूरल एरियाज़ में, कश्मीर और GB में भी ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करते रहें, मुख्तलिफ जगहों पर जो खिदमात होती हैं वो पूरी की पूरी अंजाम देते रहें। तो उसके बाद 2019 के दिसंबर 2019 में ये, क्योंकि पाकिस्तान के जितना भी हमारे फंक्शंस होते हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, तो 10 दिसंबर जो है वो वर्ल्ड इंटरनेशनल डे है ह्यूमन राइट्स के हवाले से। तो उसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस देखती हैं कि कौन से लोग जो हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। एवेल्युएट किया जाता है आपके परफॉर्मेंस को, या फिर यूनाइटेड नेशन तक आपकी जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो जाती है? नहीं जी, ये इस तरह है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही सारा कुछ देखा जाता है, लेकिन क्योंकि हमारी जो NGO है अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है UNO से भी एफिलिएटेड है, तो हमें फिर इससे ज़्यादा बेहतर जो है ना एक्रीडेंस मिलती है कि UNO से एफिलिएटेड है। तो उसका ये 10 दिसंबर को जो होता है उसमें पूरे पाकिस्तान से फिर देखा जाता है कि कौन कौन से लोग किस तरह का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी खुद अपनी जाती हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें भी लाखों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और तो इस अवार्ड को नामजद करने का जो तरीकाकार है वो क्या होता है? कितने लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, कितने लोगों की फहरिस्त तैयार होती है? जी मैं बताना चाहूँगा कि ये हमारे जो पूरे पाकिस्तान से, जैसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जो लोग हैं, जो सीनियर्स मोस्ट लोग हैं, जिनका 20-20, 30, 40 साल का जो तजर्बा है, फिर उन्हें बहुत अच्छी एक्रेडिटेशंस मिली हैं पाकिस्तान से भी और बाहर से भी, तो फिर उनका एक पूरा बोर्ड होता है, वो 12 रुकनी बोर्ड है, और वो बोर्ड फिर आगे डिसाइड करता है कि कितने लोग होने चाहिए। और फिर लास्ट टाइम 2019 में भी इसी तरह हुआ, और अब 2022 में रिसेंटली जो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला अवार्ड, वो पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 112 या 13 लोग थे, और उनमें से टोटल 21 लोगों को ये अवार्ड्स दिया गया, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नंबर 3 पे ये अवार्ड जो है नवाजा गया। इनामुल हक साहब, अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान को फ्लड क्राइसिस का सामना रहा, बहुत सी दुनिया ने भी पाकिस्तान की मदद की,
पाकिस्तान में रहते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान के लिए क्या काम किया, आपने किन किन इलाकों का दौरा किया, और क्या कुछ फैक्ट्स आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि अभी भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो हैं वो सर्दी की हालत में इतनी सख्त मौसम में किस तरह से, किस तकलीफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? मेन चीज़ ये है कि अभी जैसे क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बाकी ऑर्गेनाइजेशन की तरह ये काम कर रही है, जैसे पिछले लास्ट टाइम में ज़लज़ला आया था 2005 में, उसमें भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया। अभी फ्लड का जो सिलसिला है इसमें रिसेंटली, क्योंकि मैंने खुद पूरे पाकिस्तान में विजिट किया अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ जहाँ फ्लड्स थे उसके मैं अपनी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन की नुमाइंदगी करता रहा हूँ। हालात बहुत बदले हैं, बहुत माड़े हालात हैं। गवर्नमेंट जितना कर सकती है वो उतना शायद अभी तक हुआ नहीं है, कोशिश जारी है लेकिन नहीं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत से मुखैर हजरात ने अपने तई बहुत सा काम किया। फिर हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं ये सिर्फ क्रेडिट अपनी जो है ना ऑर्गेनाइजेशन को या अपने आप को देने की कोशिश नहीं करूँगा कि बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है माशाल्लाह, बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, लेकिन अभी भी जैसे सक्खर है, दादू है, या स्वात वाले एरिया हैं, या जो हार्ड एरियाज़ हैं, वहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हैं, बहुत ठंड है। और आप बिलीव करें कि वहाँ जाएं और लोगों की हालत ज़ार देख के दिल बड़ा दुखता है। हमें जितना, मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपके तवसत से, आपके चैनल के तवसत से, कि हमारे यहाँ अभी बड़ी ज़रूरत है लोगों के लिए मेहनत और हमदर्दी। हमारे पाकिस्तानी कौम अल्हम्दुलिल्लाह मुखैर हज़रात भी और आम लोग भी बड़ा दिल खोल के इस तरह के मामलात पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये गुजारिश करूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके, बहुत ज़्यादा सर्दी है, लोगों को शदीद सर्दी में कंबल्स की ज़रूरत है, खुराक की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों के लिए जितना हम पाकिस्तानी एज ए नेशन जितना कुछ कर सकते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं देखना चाहिए, हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपके, जब मैंने हिस्ट्री में पढ़ रही थी आपके करियर के हवाले से, तो आपने 2013 के इलेक्शन में भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन बदकिस्मती से किस्मतें साथ नहीं दी और आप इलेक्शन हार गए। इलेक्शन हारने की वजह आपको क्या नजर आई? जी, ये मैं भी आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि सोशल वर्क करने का बड़ा शौक था। हाँ। तो मैं एक चीज़ यहाँ नहीं कर सके। जी नहीं, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स को सर्व किया एज ए फ्लाइट इंजीनियर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, 13 ईयर्स पाकिस्तान एयरफोर्स को मैंने सर्व किया। और फिर क्योंकि मेरे अपने जो घरेलू कुछ मेरे पेरेंट्स की वजह से बुजुर्ग थे, तो मुझे जो है ना वहाँ से जल्दी जॉब छोड़नी पड़ी, तो मैं रहा। तो वो क्योंकि अंदर से वो जज्बा था, ठीक है, कि तो सर्व करना है, कौम को सर्व करना है, अपने लोगों को सर्व करना है। तो वो सोशल एक्टिविटीज़ साथ साथ चलती रही। स्कूल कॉलेज में बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ इवेंट कर दिए जाते थे, जहाँ जहाँ को तालीम के हवाले से कुछ किया जा सकता था, कुछ और लोगों को हेल्प की जा सकती थी, वो करते रहें। तो 2013 के इलेक्शन में, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से तल्लुक़ रखता हूँ, तो पार्टी ने जो टिकट दिया, वो पार्टी ने टिकट एक ऐसे शख्स को दे दिया जो 2 दफ़ा दूसरी पार्टी का MNA रहा है। तो हम वहाँ पे जो नौजवान थे, एक जज्बा था अंदर काम करने का, तो हमने फिर वो उसे अपोज करने के लिए अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए फिर 2013 में वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। आज़ाद उम्मीदवार के उसी हल्के से आप खड़े हो गए। उसी हल्के से खड़े हो गए। वो कि उसमें मुझे बड़ी सी पार्टी के लीडरान ने ये रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें। तो मैंने कहा जी इससे टिकट वापस लेके किसी और उम्मीदवार को दे दें, हम हाजिर हैं। लेकिन वो नहीं किया गया। फिर हमने अल्हम्दुलिल्लाह वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, लेकिन क्योंकि बिल्कुल फर्स्ट टाइम था, इतनी कुछ तल्लुकात नहीं थे, जान पहचान उस वाले से सियासी नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भी 13 लोगों के जो वो बैलेट पेपर पे नाम था, सबसे नीचे राजा इनामुल्लाह कबासी साहब का नाम था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नंबर 4 पे था। अच्छा, दोबारा आपकी किरदार की स्पेशलिटी की तरफ आते हैं, ये ह्यूमन राइट्स डिस्कशन के हवाले से। हम लोग ये देख रहे हैं कि भारत में भी आए दिन मुसलमानों के हुकूक पे बड़े हद तक पामाल होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी या पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल का जो फोरम है, वो वहाँ पर किस हद तक आवाज़ बुलंद करता है, उसके ऊपर कुछ काम हो रहा है इनामुल हक साहब? जी, बहुत अच्छा और बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है इंसानी हकूक़ के हवाले से। बदकिस्मती से इसका जवाब ना है। नमाज पढ़ने की इजाज़त है, ना ऊंची अजान देने की इजाज़त है, मतलब बेशुमार मसले हैं। इससे भी बहुत आगे निकल गया भारत और मोदी और उसकी गवर्नमेंट। फाशिज्म की इंतहा क्रॉस कर दी इन्होंने। लेकिन जैसे आपने कहा इंसानी हकूक़ के वाले से इंटरनेशनल कम्युनिटी या नेशंस क्या कर रही हैं, तो मेरा जवाब जो है वो बदकिस्मती से ना में है। जिस तरह आवाज़ उठानी चाहिए, जैसे इन चीज़ों को अपोज करना चाहिए, रेजिस्ट करके इन्हें रोकना चाहिए, वो नहीं किया जा रहा। जैसे आपने सुना होगा मोदी के बारे में कहा गया जो बुच्चर ऑफ गुजरात, उसने गुजरात के वज़ीर आला होते हुए कितने जुल्म ढाए, और खाली मुसलमानों के साथ नहीं, बाकी कम्युनिटीज़ के साथ भी ये सिलसिला रहा। लेकिन अभी भारत में जो कुछ हो रहा है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, ये वो चीज़ें। और हम जो बात करते हैं, हम खाली कश्मीर की या भारत की बात नहीं करते। पाकिस्तान में बैठे हुए हम, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हक बनता है, हम पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छा सिलसिला सारा चलता है। लेकिन जहाँ जहाँ भी कहीं
कम्युनिटीज़ के हवाले से कहीं को प्रॉब्लम बनती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठोक जाके ये इजहार करते हैं और स्टैंड करते हैं और लेते हैं, साथ खड़े होते हैं लोगों के साथ कि यहाँ पे भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये आपको 100 में से कोई 1-2 वाकयात नजर आते होंगे जहाँ पे होता है, और फिर उसके लिए आपने लास्ट टाइम देखा होगा गोजरा में एक इंसिडेंट हुआ था क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खुशी की बात है, हमने उसे देखा सारा कुछ लगा कि खाली कुछ वहाँ के लोग जो नहीं थे या गवर्नमेंट के लोग थे, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लोग, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका साथ दिया, उनके साथ खड़े हुए। राजा नाम साहब, मुझे ये बताइएगा कि कश्मीर में होने वाले जो मजालिम हैं उस पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी और मुसलमानों के साथ जो भारत में रवैया है उस पर आलमी इदारों की खामोशी, क्या ये एक इस वजह से भी हो सकती है क्योंकि भारत का शुमार अब मुल्क की बड़ी इकॉनमीज में होना शुरू हो गया? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी चीज़ है कि आप देखें मुस्लिम कम्युनिटीज़ के साथ सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम होती है वहाँ पे आंखें बंद की जाती हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भी यही हालात हैं, और बाकी जो बड़े मुल्क हैं जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, बाकी लोग हैं, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं सारी जो कह सकते हैं, तो वो उस तरीके से मुसलमानों के लिए वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, बात नहीं करते। फ़लस्तीन में देख लें कि आए दिन जितना जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीनी फोर्सेस कर रहे हैं, फ़लस्तीनियों के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वो निहत्ते हैं, औरतों मर्दों और बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे सारे लोग खामोश हैं। इसी तरह भारत जो कुछ कर रहा है, मोदी जो कुछ कर रहा है, और उनकी जो RSS कर रही है, उनका एजेंडा यही है कि मुसलमानों को जितना ज़्यादा तंग और ख़राब किया जा सकता है करें, ताकि ये दोबारा कन्वर्ट करें मुसलमानों से, ये हिंदुत्व की तरफ जाएं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान वहाँ पे बड़े स्ट्रांगली ये इस चीज़ को कंडेम करते हैं और खड़े हुए हैं। तो अब मेरी एक गुजारिश है यहाँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो हैं, जिस तरीके से मेरी नज़र में एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जिस तरीके से हमें आवाज़ उठानी चाहिए इंटरनेशनली, शायद हम वो नहीं उठा पा रहे। बहुत से मामलात होते हैं गवर्नमेंट्स को वो देखने पड़ते हैं, तो उस हवाले से शायद तवज्जो नहीं दी जा सकती, लेकिन ये स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए और बाकायदा है कि ये आगे लेके पूरा का पूरा तरीकाकार होना चाहिए कि जिसमें सिर्फ कश्मीर के हवाले से भी नहीं हो, पूरे दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमानों के साथ ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं। हम एक एटमी मुल्क हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अब हम क्राइसिस में जा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन इसके बाद भी हमारी आवाज़ स्ट्रांग है। आप लोगों की वजह से ही हम बहुत ज़्यादा क्राइसिस में जा रहे हैं। देख लीजिए महंगाई पे क्या फिगर था जिस वक्त ये हुकूमत गई है, 12 पर थे, 30 पर खड़े हैं हम। सो दिस इज इट। जी, आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि 6 से 8 माह की हुकूमत के बारे में आप लास्टली पिछले 5-10 साल से देखें कि क्या चला आ रहा है, क्या चला आ रहा है, किस तरीके के हालात हैं। 5-10 साल का जो आप जिक्र कर रहे हैं राजा नामुल हक साहब, उसमें 3 साल तो PTI ने निकालने हैं। वो पिछले मानदा 7 साल में भी आप लोगों ने ही हुकूमत की है। मैं एक जो है ना पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से नहीं, बीइंग एक पाकिस्तानी होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि हमारे यहाँ जहाँ जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, आप लास्ट 30-40 ईयर्स से देख लें, मेरा ख्याल है पाकिस्तान ना मुश्किल हालात से ही जा रहा है। जो भी गवर्नमेंट आती है, मैं अपने बारे में कहूँ कि जब से होश संभाला ना, खबरें सुनना पढ़ना शुरू की, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। मुल्क नाजुक पक गए, सुन के हमारे कान। ऐसे ही है, मेरा कहने का मकसद यह, हमारे यहाँ शायद बहुत सी चीज़ें जो ठीक हो सकती हैं, हम आवाज़ उठाते रहते हैं इस चीज़ पे भी। देखा जाए, हमेशा से कहा जाता है कि IMF कहता है कि जी पेट्रोल बढ़ा दें, गैस के बिल या बिजली के बिल बढ़ा दें। ये हमारा, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा हक बनता है इस चीज़ पे बात करने का। गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे हमारी पार्टी हो चाहे किसी की पार्टी की हो, हमारा हक बनता है बात करने का। कि मैं कई दफ़ा सवाल करता हूँ मुख्तलिफ महफिलों में अपने दोस्तों से, अपने लीडरान से भी, कि भाई क्या IMF सिर्फ यही कहता है कि गरीबों पे ही बोझ डालो? क्या IMF ये नहीं कहता कि जो बाकी अल्ले तल्ले हैं, गवर्नमेंट्स के हैं, अपोजिशंस के हैं, आप वो कम कर लें? उस पर कोई बात नहीं करता। ये बात उठानी चाहिए, और आजकल मीडिया ने बड़ा सेंस प्रिवेल किया हुआ है, लोगों के अंदर ये आगाही आ रही है कि ये पूछा जाए कि भाई हमारे नुमाइंदे, अब गरीब मुल्क है जहाँ पे अगर तंगी के हालात हैं, तो जो हमारी वो अयाशियां है ना जी एलीट की, वो कम होनी चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक सबसे बड़ी चीज है, आसान जो टॉपिक है, अपनी काबीना को कम क्यों नहीं कर लेते? सॉरी, मैं एक चीज ये मैं यही आपको गुजारिश करने लगा हूँ, कसम से आधो आध का कट मारे, देखें ऐसे 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 ठीक है, बजट आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहूंगा, सियासतदान, मीडिया वालों के भी और बाकी लोगों के बड़ा आसान टारगेट होते हैं। आप देखें, जुडिशरी है, एस्टेब्लिशमेंट है, ब्यूरोक्रेसी है, बोल के देखें, मैं अगले दिन आपकी गिरफ्तारी यही कह रहा हूँ कि ये चीजें हैं। या जब पाकिस्तान को ठीक करना है या पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, मैं कहता हूँ कि सारे के सारे लोग जो भी स्टेक होल्डर हैं, इन सबको मिल बैठना चाहिए। कम से कम 50 ईयर्स तक ये लाहेमल बना लें कि भाई हमने जितनी अयाशियां करनी थी या जो कुछ आज हमारे है, इससे 50% तक कट करें और इसके साथ मुल्क के लिए आगे चलें। मेरा ख्याल है तभी कुछ हो सकता है। लास्टली बस एक मुख्तसर सा सवाल, एक वेलफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, पाकिस्तान की वेलफेयर, हमारी वेलफेयर, हमारे तमाम सियासतदानों की वेलफेयर, हमारी कौम की वेलफेयर,
जितने क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं, ठीक है ना, इंतखाबात वगैरह वाला मामला तो एक तरफ, जब हुकूमत समझेगी और तमाम लोग ऑन बोर्ड आके बैठेंगे, पता चल जाएगा भाई हम लोग इंतखाबात की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त जिन क्राइसिस में हम हैं, IMF के साथ मुआहदा की किस्त में मिलती है नहीं मिलती, उस पर हमारा फोकस है। आपको लगता है कि हुकूमत की जो तवज्जो है वो आवाम को सर्व करने की तरफ होनी चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा कि मैं एज ए इंसानी हकूक एक्टिविस्ट के तौर पे आपके पास आया हूँ जो बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में कुछ पोलराइजेशन बढ़ गई, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि इख्तलाफ भी एक रिस्पेक्ट के दायरे में होना चाहिए। मैं बिल्कुल सिटिंग गवर्नमेंट बैठी है और आप उसके साथ जो दिल में आए वो नहीं कहना चाहिए। एक दायरे में रहते हुए अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट का जो है ना माहौल क्रिएट करते हुए आप बिल्कुल ठोक के आप इख्तलाफ करें, गवर्नमेंट के जो है तरीकाकार इस पर इख्तलाफ करें, पॉलिसीज़ पे इख्तलाफ करें, पार्टीज़ पे इख्तलाफ करें, लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए कि मैं आपकी और आप मेरी, या हम किसी और की ये इज्जत नफ्स को मजरूह करें। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मागला। जी, तो वी वेलकम यू राइट आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं अमेरिका की स्टेट न्यू जर्सी, और न्यू जर्सी का 5वां बड़ा हिस्सा एडिसन। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जो कि न सिर्फ पाकिस्तान में अपना बेहतरीन रोल प्ले करते आए हैं, बल्कि अमेरिका जब वो मुंतकिल हो गए तो वहाँ की सियासत में भी अपना एक अहम मकाम रखा। अमेरिका में वेलफेयर के काम हो, सोशल वेलफेयर के मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हों, बड़ा अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर IT के शोबे से अगर स्पेसिफिकली हम उनकी खिदमात को देखें तो पाकिस्तान को दुनिया के साथ जोड़ने में भी उनका अहम किरदार है। सैम खान की हम बात कर रहे हैं, अमेरिका से हम स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सैम। सबसे पहले तो ये बताइए कि कितना मिस करते हैं आप पाकिस्तान को, क्योंकि 1993 से लेकर आप वहां पर मौजूद हैं, तो कितना फ्रीक्वेंट होता है यहां से वहां आना जाना, कुछ इस बारे में बताएं सबसे पहले। बिल्कुल, पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में रहते हैं, वो भले, हालांकि मुझे मेरी लाइफ का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो अमेरिका में गुजरा है, लेकिन दिल अभी तक पाकिस्तानी है, अभी तक वो सब्ज़ है, और वो हमेशा सब्ज़ रहेगा जब तक हम इस दुनिया में हैं। और स्पेशली जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो अगर आप उनको देखें ना, तो वो लोग, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा मुहब्बे वतन है, क्योंकि वो मिस करते हैं वो जहाँ से वो बॉर्न हुए, जहाँ से वो तालीम हासिल किए, जिस तरह गली कुछ में वो जाते थे, रहते थे, वो कभी भी आप नहीं भूल सकते। और वही है, इंशाल्लाह हमें जो भी होता है और जो भी होगा पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा पाकिस्तान के लिए करते हैं। बिल्कुल, ऐसे जब आप वतन से दूर होते हैं तो आपकी मोहब्बत मजीद बढ़ जाती है, क्योंकि आपने करियर अपना शुरू किया एक स्टूडेंट की हैसियत से। जरा इस चीज पर मैं आऊंगी, फिर एक लंबा और तवील अरसा आपने मेहनत करके गुजारा, आज माशाल्लाह माशाल्लाह एक बिजनेसमैन की हैसियत से आप काम कर रहे हैं, बल्कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो दूसरों के लिए रोजगार के मौके पैदा कर रहा है। जब बेहतरीन नौकरी नहीं मिली आपको, तो ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप का ख्याल कैसे आया और फिर कितनी ग्रोथ हुई आपकी उसके अंदर? क्योंकि अमूमन लोग जब यहाँ से वहां जाते हैं तो कोशिश यही होती है कि नौकरी, ये कोई जॉब उन्हें अच्छी तरीके से मिल जाए जिसको वो कर सके। जितने भी, चाहे अमेरिका हो या यूरोप हो, जब आप आते हैं तो यहाँ पर लोग, या तो 90% लोग हैं जो कि जॉब्स करते हैं यहाँ पर, और जॉब्स भी अच्छी जॉब्स होती हैं, वो अपनी फैमिली को टेक केयर करते हैं। ना सिर्फ फैमिली को टेक केयर बिल्कुल। करते हैं यहाँ अमेरिका में, बल्कि पाकिस्तान में भी वो पैसा भेजते हैं, जितने भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जितने भी, स्पेशली मैं अमेरिका की बात करूंगा, यहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी की मौके वो बहुत होते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अवेल करना पड़ेगा, उसके लिए आपको तगोदौ करनी पड़ेगी, और सिस्टम आपको अलाउ करता है। अगर यही चीज़ जो मैं पाकिस्तान से जब निकला हूँ 1993 से, तो मुझे शायद ये मौके अपने मुल्क में ना मिलते हैं, क्योंकि वो एक वडेरा जो है, एक जागीरदाराना सोच है हम लोगों की, तो वही लोग तरक्की करते हैं, उन्हीं की शुगर मिल्स हैं, उन्हीं की सारी चीज़ें। एक आम आदमी जो है ना बिजनेस में बहुत कम होता है कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। लेकिन यहाँ आप यूरोप में या अमेरिका में चले जाएँ, तो यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आपको दी जाती हैं। आपको सिर्फ आपको अपने आप को उस लेवल पे लेकर आना पड़ेगा। अगर आप जब उस लेवल पे लेकर आ जाते हैं, तो वो सारी अपॉर्चुनिटी आप अवेल करते हैं। और यहाँ आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी यहाँ अमेरिका में जो रहते हैं, वो बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी हैं, और चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, या किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा हूँ, सो दे डूइंग एक्सीलेंट एक्चुअली। तो वो उसका क्रेडिट मैं इस बात को दूंगा कि यहाँ का जो सिस्टम है, वो सिस्टम हमें अलाउ करता है। लेकिन दूसरी, उस सिस्टम के साथ साथ एक चीज़ मैं और भी बताता चलूँ कि जी आपकी जी। दयानतदारी, आपकी हार्ड हार्ड वर्किंग, ये बेसिकली आपको काम लाती है आखिर में।
और वही बेशक, मेरे बेशक। साथ भी है। मेरे एक जो सफ़र है वो 1993 से शुरू हुआ। मैं यहाँ NJIT न्यूयॉर्क में, NYIT न्यूयॉर्क में था, वहाँ मैं MS करने आया था। उसके बाद से मैंने रातों में वेयर हाउसेस में भी जॉब की और दिन में पढ़ता भी था और सिलसिला चलता रहा अपने बिजनेस में। फिर मैंने ये सोचा कि अगर जॉब करते रहेंगे तो वो जॉब में सिर्फ एक लिमिटेड इनकम होती है जो आप हासिल कर सकते हैं, और सही उसमें है। जो आगे बढ़ने की जो है वो एक वक्त पे आके रुक जाती है। लेकिन बिजनेस एक ऐसा समंदर है जिसमें आप जितना मेहनत करेंगे वो आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो वो फार्मूला मैंने भी अपनाया और आज अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आप सब जो जितने भी पाकिस्तान, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम जो है वो एक इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग कौम है, जिनको वहाँ पाकिस्तान में रहते हुए मौके नहीं मिलते। जब वो इन दूसरे मुल्कों में जाते हैं तो वो अपनी जितने भी उनमें सलाहियतें, वो तमाम सलाहियतों को बुराई कर ला के और अपने आप को मनवाते हैं। और यहाँ ना सिर्फ मैं एक बल्कि सैकड़ों पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इस मुल्क में बहुत सक्सेसफुल हैं। जिस तरह से आपने कहा ना कि वहां पर लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस ना, मैं जरा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंपैरिजन ड्रॉ करना चाहती हूँ पाकिस्तान का और वहां का। इस कंडीशन में पाकिस्तान में जो मौजूदा सूरत हाल है या फिर जो पहले थी, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पाकिस्तान में बिजनेस करना कदरे बेहतर है या वहां के बिजनेस मॉड्यूल को समझकर, वहां के ट्रेंड को समझकर वहां पर बिजनेस करना थोड़ा बेहतर है? देखिए, पाकिस्तान में बिजनेस करना एक एक कुछ सोसाइटी के कुछ लोग हैं जो कि जिनका बिजनेस पे होल्ड है पाकिस्तान में, बगैर किसी, चाहे वो रिश्वत हो या जिस तरीके से भी जो आपके ताल्लुकात हैं, जब तक आपके पास वो नहीं है, जब आपके पीछे बैकिंग नहीं है, तो आप आगे बढ़ नहीं सकते या तो आपको बढ़ने दिया नहीं जाएगा। यहाँ पर हालांकि लोग कहते हैं कि जी प्रेजुडिस कंट्री है और इस तरह नहीं, यहाँ आपको मौके ज़रूर मिलते हैं। शुरू में फेस प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको सिस्टम को समझना पड़ता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका या यूरोप के किसी भी हिस्से में आप रहते हैं, अगर आप में सलाहियत है तो आपको यहाँ ऑप्शन ज़्यादा है कंपेयर टू पाकिस्तान। ओके। हालांकि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है फिर भी आप कह रहे हैं कि ऑप्शंस वहां पर बहुत ज्यादा हैं और कंपटीशन तो डेफिनेटली होता ही हर जगह। लेकिन अगर मैं आपसे एक आसान सा कुलिया मांगू कि अगर आपने कोई अच्छा बिजनेस करना है, वहां पर रहने वाले लोग जो वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, जो यहाँ से पाकिस्तान से अमेरिका जाना चाह रहे हैं, तो क्या बिजनेस टूल्स होने चाहिए, क्या बिजनेस टेक्निक्स होने चाहिए कि अगर हम अपने एंटरप्रेन्योर्स के हवाले से बात करें, बिलखुसूस वो एंटरप्रेन्योर्स जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं? क्योंकि ये बात मैं इसलिए भी कर रही हूं कि जब हम तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ देखते हैं ना सैम, तो वहां पर नौजवानों का रुझान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ थोड़ा ज्यादा है और वहां पर तो बहुत सारी वेबसाइट्स और सोशल एप्लीकेशन भी मौजूद हैं कि जिनके जरिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम उस किस्म की एप्स की तरफ जा नहीं रहे। आप इंडिया को देख लें, पेपॉल है, पेटीएम है, मतलब वहां पर आप किसी भी ग्रोसरी शॉप पर जा रहे हैं तो वहां पर आप अपना एक छोटा सा डेबिट कार्ड यूज कर रहे होते हैं। तो क्या वजह हो सकती है कि एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को प्रमोट करने में कहीं ना कहीं उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है? आपने बड़ी अच्छी बात की कि आजकल के जो दौर है वो आर्टिफिशियल बिल्कुल इंटेलिजेंस का बिल्कुल। दौर है। ठीक है, आप यहाँ तक है कि आप अगर फ़ोन पे घर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उस फ़ोन पे आ जाता है कि जी कि योर ऑफिस इज़ 22 मिनट्स अवे। तो इतनी यानी कि इस वक्त सोशल मीडिया की बात करें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या आईटी की बात करें, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप अपने नेबरिंग कंट्री को देखें, इंडिया को देखें, इवन बांग्लादेश को देखें, तो इन्होंने इस फील्ड में आगे तरक्की की ट्रू। है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन उनको मौके या प्लेटफॉर्म नहीं दिए जा रहे हैं। अगर वो प्लेटफॉर्म उनको दिए जाएं तो वो भी दुनिया के इस लेवल पे आके काम कर सकते हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है उसको इस लेवल पे काम करना पड़ेगा। और इसमें एक छोटे-छोटे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, ये छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं यहाँ अमेरिका में या यूरोप में, आप वो कोर्सेज़ अगर कर लें आईटी में, तो आजकल कोविड-19 के बाद जो दुनिया का जो बिज़नेस करने का जो पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है। पहले आपको ऑफ़िस आना पड़ता था, आजकल हाइब्रिड जॉब्स हैं, आजकल आप घर बैठ के जॉब कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपके पास जो आपको से रिसोर्सेज़ चाहिए, वो एक कंप्यूटर चाहिए आपको और आप उसके साथ बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कि आपको जो नई टेक्नोलॉजी है, उसकी नॉलेज हासिल करनी पड़ेगी, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो हमें ऐसे प्लेटफ़ॉर्म देने पड़ेंगे अपनी ये जो नई जनरेशन है पाकिस्तान में, ताकि वो उस पे आके अपने आप को लेकर आएँ, उस पे क्वालिफ़ाई करें। और फिर इतने मौके हैं, चाहे वो आप यूएई चले जाएँ, अमेरिका चले जाएँ, यूरोप चले जाएँ, बिल्कुल। और यहाँ पर जो एक आईटी का जो एक आदमी है, उसकी
उसकी जो फीस है वो $100,000 सैलरी होती है। $100,000 सैलरी के बाद आप वो उनको बेनिफिट, हेल्थ बेनिफिट देते हैं, टैक्सेस देते हैं, तो वो एक आदमी उनको कॉस्ट करता है तकरीबन $1,20,000 $1,30,000 का। ये मैं आप बता रहा हूँ एवरेज लेवल की। और जो हाई एंड हैं, जो थोड़े से और मैनेजर स्किल्स हैं, उनकी सैलरीज अलग हैं। तो बेसिक छोटी से छोटी अगर कोई आदमी यहाँ हायर करते हैं आईटी का, तो वो उनको $100,000 का पड़ता है। अब वही बंदा, आजकल जो इंडस्ट्री चेंज हो गई है कोविड के बाद, तो अब क्या होता है कि वही लड़का, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान से या इंडिया से वही लड़का उसको ट्रेनिंग देके, वही लड़का उनको $1,000 भी अगर हम देते हैं किसी को पाकिस्तान में, तो वो 12 महीने का बनता है $12,000। उनको वहाँ ना कोई बेनिफिट देने पड़ते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा जो थोड़े हाई लेवल पे हैं, उनको आप 2,000 भी अगर दें, फिर भी दे मेकिंग टन्स ऑफ मनी, दे सेविंग टन्स ऑफ मनी। दीज बिग बिग कॉर्पोरेशन, आपने देखा होगा अमेज़न पे कुछ आजकल चल रहा है कि वो बच्चे कुछ बैठते हैं पाकिस्तान में, वहाँ से एक आइटम वहाँ से उठा के और वो दूसरी जगह भेज देते हैं। तो वो उसके लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर बनाए हुए हैं, ट्रेनिंग की हुई है। तो ये चीज़ें अगर सीख जाएँ और ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा अगर प्रोवाइड किए जाए हमारी यंग जनरेशन को, जो पढ़े लिखे बच्चे जो आ रहे हैं जी, स्कूलों जी। से और कॉलेज से निकल रहे हैं, तो ये पाकिस्तान में जो इस वक़्त जो क्राइसिस है कि जो पाकिस्तान में ज़र मुबादला का मसला है, वो बड़ा हद तक हमारी यंग बेशक। जनरेशन इसको सॉल्व कर सकती है। लेकिन आपको इसके लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देना पड़ेगा। अब मैं इसी भी चीज़ पे आपसे बात करता हूँ कि मैं इस वक़्त मार्च 2022 में पाकिस्तान आया था और अपना इस्लामाबाद प्रेस क्लब में एक बहुत बड़ी हमारी कॉन्फ्रेंस भी थी, जिसमें हमने अनाउंस किया था कि हम एक प्लेटफ़ॉर्म हम लॉन्च किया है, उसका नाम है कनेक्ट पाकिस्तान ग्लोबली। ऐसे ही आप उस प्लेटफ़ॉर्म पे हम ये कर रहे हैं कि जितने भी एजुकेशनल और ट्रेनिंग्स हैं जो यूएसए मार्केट में या यूरोपियन मार्केट में अवेलेबल हैं, बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेशन हैं, वो हम प्रोवाइड करें। आप अपना लॉगिन करें हमारी वेबसाइट पे जाके, कनेक्ट ग्लोबल पाकिस्तानी, वहाँ पर आप अपना रिज़्यूमे छोड़ें और वहाँ पर आप जाएँगे तो वहाँ सारी आपको कौन-कौन सी ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, कौन-कौन सी ट्रेनिंग अवेलेबल है, कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं। तो हम अभी वी आर स्टिल इन प्रोसेस। इंशाल्लाह हमारा अगर सही तरीके से चलता रहा तो हम इस अप्रैल में उसको ऑफिशियली लॉन्च कर देंगे। आप वहाँ से सारी ट्रेनिंग ले सकते हैं। वहाँ से आप जॉब देख सकते हैं कि कितनी जॉब्स अमेरिका में अवेलेबल हैं, जो कि आप पाकिस्तान में घर से बैठ के कर सकते हैं। तो इसकी मैं डिटेल आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आप उसका इंशाल्लाह इस प्लेटफ़ॉर्म से काफ़ी लोग मुस्तनीद हो सकते हैं। और ये एक और भी ये एक इतनी बड़ी फ़ील्ड है कि इस पे अगर हम बैठा जाए, तो हम सारा दिन इस पे बात कर सकते हैं, स्पेशली आईटी रिलेटेड जॉब या अच्छा, आर्टिफिशियल ये इंटेलिजेंस। ये यहाँ पर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी सैम, कि जब हम पाकिस्तान में इस वक़्त मौजूदा हालात को देखें, तो हमारी इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ हुआ है। मतलब यानी कि तहस-नहस कर दिया है डॉलर ने, पैसे की कदर को। हमारी ओवरसीज़ कम्युनिटी इस वक़्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात को किस तरह से देख रही है? क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो चुका है कि जो पाकिस्तान में इस वक़्त पॉलिसीज़ मौजूद हैं, आपको लगता है कि वो किसी तरीके से ओवरसीज़ के हक़ में बेहतर हैं या नहीं है, जिस तरह से खान साहब के दौर में थी? क्या कंपैरिज़न ड्रॉ करेंगे आप माज़ी की गवर्नमेंट का मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के हवाले से? मैं इस वक़्त बाय पार्टिज़न रहूँगा। आई विल नॉट बी पार्टिज़न। पार्टिज़न मीन्स कि मैं एक पार्टी का साथ दूँ या दूसरी पार्टी का साथ दूँ। इस वक़्त हम बात कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों हाँ, की। बिल्कुल। तो यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो करप्ट सिस्टम हमारा जो पिछले 70 साल से जो चल रहा है, और एक प्राइम मिनिस्टर एक आता है, एक इमरान खान आता है और वो चेंज करने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इतना करप्ट हो चुका है कि वो उसको किसी इस तरह के एक आदमी को आके कि वो सिस्टम चेंज करे, वो करने नहीं देते। तो लेकिन यहाँ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में तरक्की हो, हमारे मुल्क के लोग एजुकेटेड बिल्कुल, हों, बिल्कुल ऐसा। हमारे एजुकेशन का जो हमारा बजट है वो बढ़ाया जाए, हर गली मोहल्ले गाँव में तक एजुकेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि जो सारी चीज़ का जो आखिरी जो है वो है एजुकेशन। आप में जो आप टेररिज्म आप देखते हैं पाकिस्तान में, जो जहालत देखते हैं पाकिस्तान में, जो कुछ भी चोरियां चकारियां ये सब आप देख रहे हैं, अगर आप एजुकेशन देंगे तो वो लड़के ना सिर्फ आगे बढ़ेंगे, एजुकेशन जब आप हासिल करते हैं तो आपका जो दिमाग का जो मेयार है वो चेंज हो जाता है, वो सोचने का जो अंदाज है वो चेंज हो जाता है। तो उस पे हमें काम करना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तान उन वो बड़े, हम लोग तो ऑनेस्टली जब उठते हैं तो बड़ा हमें रोना आता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस वक्त। पाकिस्तान में चाहे वो महंगाई को लेकर हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी को लेकर हो, चाहे वो जुडिशरी को लेकर हो, चाहे वो जर्नलिज्म की बात करें, तो वो सारा एक सिस्टम इतना करप्ट बना हुआ है। तो हर एक आदमी वो
एक फोकस जो लोग हैं, जो 2% लोग हैं वहाँ पर, वो कंट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को और वो किसी को आगे आने नहीं देते हैं। तो ये शेम की बात है। ना सिर्फ आप अपने आप क्या कर रहे हैं? मैं तो एक इन तमाम जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियंस और जो ऐसे इदारे हैं जो इसको कंट्रोल, उनसे एक सवाल पूछता हूँ कि आप जब सुबह सो के उठते हैं तो आपको बिल्कुल। शर्म नहीं आती कि आप करते क्या हैं? क्या कर रहे हैं आप? आपको शर्म, आप अपने आप को पाकिस्तानी जो है वो कहते हैं कि जी हम सबसे ज़्यादा हज करने जाते हैं वो पाकिस्तानी हैं। और सबसे ज़्यादा जो करप्शन में नाम आता है वो पाकिस्तानियों का। जी, चलो, जी। एक तरफ आप इस्लाम के बरदार बनते हैं, दूसरी तरफ आपका चौकीदार, आपका माली, आपका दूध बेशक, बेशक। दूध में मिलाने वाला, मिलावट करने वाला, कंडक्टर, पुलिस वाला, कोर्ट में जो बैठा चपरासी है, जज है, जो सारे डॉक्टर्स हैं, जो वो लोगों के अननेसेसरी ट्रीटमेंट करके पैसे बना रहे हैं। ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि इसको चेंज करने के लिए आपको इनकलाब की ज़रूरत है और आपको कोई ऐसा लीडर चाहिए जो कि इसको सारी चीज़ों को, सही। ये इस तरीके से, ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द पाकिस्तान में इस तरह की कोई चेंजेस आएंगी। बिल्कुल तो ऐसे ही सोचने है। जब तालीम आप हासिल करते हैं किसी भी लेवल पर जाके, तो वो आप में ना सिर्फ आपको नॉलेज देती है, शऊर देती है, आपकी अखलाकी तरबियत करती है। और माशाल्लाह उसी तालीम की गर्ज से आप भी यहाँ से गए थे और फिर देखें माशाल्लाह आज आप कहाँ पर बैठे हुए हैं। पॉलिटिकल करियर के हवाले से अगर मैं आपको देखूं तो वहाँ की सियासत में आप क्या किरदार अदा कर रहे हैं? अगर हम लोग देखें तो साउथ एशियन पर्सनैलिटीज में से आप माशाल्लाह मेयर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या स्ट्रेटेजी है आपकी अपनी कैंपेन के हवाले से? उसके बारे में जरा गाइड कीजिए, क्योंकि पाकिस्तान में भी आपने इलेक्शन होते हुए देखे, वहां पर इलेक्शन का माहौल कैसा होता है? ये क्या होता है कि यहाँ जो है, जो आजकल जो स्पेशली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, हम लोग मर्ज होके एज अमेरिकन मुस्लिम्स, जो मुसलमान और भी दूसरी जगहों के, उनके साथ मिलके हम लोग पॉलिटिक्स में हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी अलोन कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे इतने नंबर्स नहीं हैं। तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल, जो कि पिछले 11 साल से काम कर रही है। और उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद सिर्फ ये है कि हम पाकिस्तानी जो अमेरिकन ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसको हम किस तरीके से ग्रास रूट पे बिल्कुल। पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो सकें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने भी इलेक्शन एक मेयर का लड़ा था। आई वाज वन काउंटी कमिश्नर के, मैंने इलेक्शन लड़ा था जिसमें मुझे 84,000 वोट मिले थे। आई लॉस्ट बाय सम वोट्स। तो आपको ये करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जाम, शायद आप नहीं जानते, मेरी 20 इयर्स की एज की बेटी है, उसका नाम है अलीशा खान, रिसेंटली इलेक्टेड एज बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन वन ऑफ द साउथ ब्रंसविक इन न्यू जर्सी। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे पॉलिटिक्स में आए। हम लोग तो चले, हमने जो कुछ भी अचीव किया जिंदगी में हम करें, लेकिन हमारी जो थर्ड जनरेशन है, जो सेकंड जनरेशन है, जो यहाँ पैदा हुई है, जो यहाँ इन्वॉल्व है, वो किस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और वो ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होगी। आपने देखा होगा कि मीडिया पे आपको नजर आता है कि आजकल पाकिस्तानी हों या मुस्लिम्स हों, वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं रेगुलर पॉलिटिक्स में, और वो आगे आ रहे हैं। तो ये एक चार्म है। और जब तक आप उस टेबल पे जाके नहीं बैठेंगे, आप मेन्यू का हिस्सा नहीं बने, बल्कि यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द टेबल, जहां डिस्कशन होती है कि क्या किया जाएगा, उस टेबल पे आपको बैठना पड़ेगा। उस टेबल पे बैठने के लिए आपको लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना पड़ेगा, ग्रास रूट से हिस्सा लेना पड़ेगा। और वो आप अभी डिस्करेज ना हो कि जी आप अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो आप जीतते नहीं, आप हमेशा इन्वॉल्व हों। आप अपने जो लोग हैं जो अमेरिका में रहते हैं उनको रजिस्टर करें। यहाँ पाकिस्तान की तरह यहाँ नहीं है। अगर आप इवन ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या सिटीजन बन गए, तब भी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वोट। हमारे ये जो पाकिस्तानी हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो इन्वॉल्व नहीं होते पॉलिटिक्स में। वो बोलते हैं यार हम वोट करेंगे तो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं। हमें फ़ायदा मिलेगा जब हम वोट करते हैं। अब मैं जूइश कम्युनिटी अमेरिका में जो रहती है, उनका जो टर्नआउट है, वोटर टर्नआउट, वो 99% है। अगर उनके एरियाज में अगर 100 लोग हैं तो वो 100 में से 99% वोट करते हैं। जो हमारा जो वोटर टर्नआउट है, अगर हम 100 लोग हैं तो उसमें हम मुश्किल से 10% लोग वोट करते हैं। हमें वोट की अहमियत का अंदाजा नहीं है। तो हमें वोट की अहमियत का, वो पाकिस्तान से हम लोग चले आए हैं तो हमें वहां भी हमें पता है कि होना कुछ नहीं है, वही उन्होंने ठप्पे लगाने हैं अंदर जाके। चाहे वो वोट हमारा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वोट की वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर वोट की वैल्यू है। यहाँ अमेरिकन पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम अमेरिका में, जब आप ये बताएंगे कि आपके इतने सारे नंबर्स हैं, आप वोट करते हैं, तो दैट मेक अ डिफरेंस। तो आपको ग्रास रूट पे लेवल पे काम करना पड़ेगा। मौके बहुत हैं। यहाँ पर आपने बड़ी प्यारी बात की, जो आप इंटरनेशनल ओवरसीज पाकिस्तानी डायस्पोरा की बात कर रहे हैं ना, हमारी भी बीइंग द पार्ट ऑफ सुनो टीवी,
या कैफे मागला की टीम, हमारे भी मोस्टली कोशिश यही होती है कि हम अपने प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों की अचीवमेंट्स को उजागर कर सकें, उनके मसले मसाइल को डिस्कस कर सकें। इसी तरह से जिस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 11 सालों से काम कर रही है, आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मजीद बीइंग मेयर कामयाब करते हैं। तो किस तरीके से आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ऑन बोर्ड लेंगे? पाकिस्तानी कम्युनिटी को दरपेश मुश्किलात का मसाइल हल करने में आप क्या समझते हैं कि आप जैसे पाकिस्तानी किस तरह से एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं? ये कि पिछले लास्ट डेकेड 10 साल में पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। हम अपने पाकिस्तान अमेरिकन काउंसिल की तरफ से जर्सी में पाकिस्तान डे परेड करते हैं 14 अगस्त को, जिसमें 10,000 लोग आते हैं। वो 10,000 लोग में यहाँ के गवर्नर से लेके यहाँ के सारे पॉलिटिशियन जब आके देखते हैं कि यार ये 10,000 लोग यहाँ हैं यहाँ पर, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो उस तरीके, और हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी आगे आए। उसका इम्पैक्ट सिर्फ इसलिए नहीं पड़ता कि पॉलिटिक्स में आने से सिर्फ ये नहीं होता कि जी आप पॉलिटिक्स में आ गए, आप मेयर बन गए किसी टाउन के या किसी और डिपार्टमेंट में जाके आप इलेक्ट हो गए। नहीं, आपका उसका इफेक्ट जब आप इन्वॉल्व होते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, तब आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। फिर पता चलता है कि जी मेयर बताता है कि जी हमें तो पता ही नहीं था। अब मैं काउंटी गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व हूँ, वहां जाके पता चलता है हमें कि यार यहाँ तो इतनी सारी ग्रांट्स मिल रही हैं एजुकेशन के लिए, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि हम अपने लोगों को दे सकते हैं, जॉब्स में दे सकते हैं, आईटी डिपार्टमेंट है और इतनी सारी अवेलेबल। लेकिन वो जब चलेगा जब आप उस दरवाजे को खोल के अंदर जाएंगे। हमें उस दरवाजे को लॉक को तोड़ना पड़ेगा, उस दरवाजे को तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा और फिर उन अंदर जाके अपने जो भाई बहन हैं, जो अपनी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनको फायदा पहुंचाया जाए। मेरा ये हमेशा से रहा है कि मैं अपने आप को एक पाकिस्तानी एक्टिविस्ट कहता हूँ। जब भी पाकिस्तानी के लिए बात होती है, पाकिस्तान के खिलाफ बुलिंग के लिए बात होती है, इस्लाम के खिलाफ बात होती है, तो मैं हमेशा आगे आगे रहता हूँ। और मुझे गूगल पे भी आप लोग सर्च कर सकते हैं सैम खान। और इंशाल्लाह मैं जितने भी, जब मैं 10 साल 12 साल पहले जब मैं काम करता था तो उस वक्त पाकिस्तानी लोग वोट करने नहीं आते थे, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे। आज माशाल्लाह से बहुत लोग पाकिस्तानी जो है ना, वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, एक्टिव हैं। और इसी वजह से आज हम एडिसन में जब हम पाकिस्तान डे परेड करते हैं तो वहाँ 10,000 आदमी शो होता है और वो मैसेज भेजता है कि जी यस, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी है, उनको सिर्फ मौके की ज़रूरत है और हम लोग जब भी मौके प्रोवाइड करेंगे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी हमेशा आगे आती है। मुझे ये भी बताइएगा कि एक बिजनेसमैन की हैसियत से आप कहाँ पर देखते हैं कि हमें अपने एक्सपोर्ट्स को किन किन मामलात पर गौर करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी भी हमारा ट्रेड वॉल्यूम जो है अमेरिका के साथ उसमें बड़ा बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन उस एतबार से नहीं कि जितना कि हमें करना चाहिए। कौन से सेक्टर्स ऐसे आपको नजर आते हैं एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर पाकिस्तान यहाँ पर अपनी एक्सपोर्ट जरा बढ़ा दे, इस सेक्टर में जाकर अपनी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे, तो हम एक अच्छे मार्जिन में जो है वो एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं फॉरेन रेमिटेंस की कंडीशन में? ये सबसे बड़ा जो काम है ना, सबसे बड़ा आपने जो बात की ना, वो आईटी का फील्ड है। वो आईटी आप कोई एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जो विजडम है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बेसिकली। वो आपके पास कितने लोग हैं? 5th लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट कंट्री। तो आप अपने जो लड़के जो इंजीनियर्स बन रहे हैं, जो एमएस कर रहे हैं, जो एमबीए कर रहे हैं, जो कंप्यूटर साइंस में कर रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म पर करें। बिसाइड जो हमारी ट्रेड्स हैं, जो लेदर की है और बहुत सारी ऐसी जो हम लोग कर रहे हैं, हम इंडस्ट्री, जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है, वो एक बहुत बड़ी है। पाकिस्तान से जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो पाकिस्तान से बन के आ रहे हैं। लेदर में पाकिस्तान से सारी चीज़ें आ रही हैं। और ये कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी मेटल इंडस्ट्री ऐसी है, वहाँ से हम बहुत चीज़ें ला सकते हैं। लेकिन एक इदारा बनाना पड़ेगा। हमारे यहाँ इजारादारी है, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। तो अगर गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं तो वो अपने भाई को, चाचा को, मामे को वो बताएगा कि जी तुम ये कंपनी खोलो, जो एक्सपोर्ट करना शुरू करो। बिल्कुल उनको बिल्कुल फायदे देंगे। हमें एक आम जनरल पब्लिक के लिए एक प्लेटफॉर्म खोलना पड़ेगा। हमें 2 कंट्रीज के दरमियान डायलॉग करने पड़ेंगे। हमें ये इस तरह के, हमें कोई मिडल मैन चाहिए मेरे जैसे लोगों जो कि प्रोवाइड करें, यूनिवर्सिटीज के साथ बात करें। यहाँ जो यूनिवर्सिटीज हैं कि उनके साथ इन कोलैबोरेशन में पाकिस्तान में क्या किया जाता है। पहले भी इस पे प्लेटफॉर्म हो जाता है, वहां पर जो कोलैबोरेशन में काम किया था तो वहाँ करप्शन शुरू हो गई, जाली सर्टिफिकेट देने शुरू हो गए। लोगों को, मुस्तनद लोगों को आगे आना पड़ेगा और सिंसियरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान में बड़े मौके, बड़ी यंग जनरेशन जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकती है। आपके सारे मसले जो ज़र मुबादला के हैं, जो आज हम रो रहे हैं कि जो पाकिस्तान बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है,
उसके लिए बजाय इसके कि हम आगे जाके हम IMF से बातें करते हैं या शेख साहब के पास चले जाते हैं उनसे, क्या आज के वज़ीर आज़म ने कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आपको दिया है कि आज मैं अनाउंस करता हूँ कि जी ये प्लेटफ़ॉर्म होगा जिसके आइंदा 10 साल में इसके फ़ायदे होंगे बिल्कुल। और पाकिस्तान में ज़बरदस्त बढ़ेगा। इमरान खान ने वो कोशिश की थी, लेकिन इमरान खान ने आपने निकाल दिया इमरान खान को। तो अल्लाह से दुआ करें और कि ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम चेंज हो और उन ऐसे लोगों के हाथ में जाए जो पाकिस्तान की बका और पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करें सिंसियरिटी के साथ। बाकी ये 70 साल से चल रहा है ये ड्रामा और चलता रहेगा। ये तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि इस कंट्री को अभी तक बचाया हुआ है, वरना हरकतें हमारी ऐसी नहीं हैं। एक और आपकी शख्सियत का पहलू, इंटरफेथ हार्मनी पे भी माशाल्लाह आपने बहुत काम किया, स्टिल यू आर डूइंग। बाहर रहते हुए पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उसमें और बाकी लोगों के साथ वो इंटरफेथ हार्मनी जनरेट करने में, उस प्रोडक्टिविटी में आपकी पार्टिसिपेशन क्या रही है? लोगों का रवैया जो है वो पाकिस्तानियों से या हमारे मजहब से रिलेटेड कैसा है? किस तरह का माहौल देखते हैं आप वहाँ पे? इंटरफेथ पे तो मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और आई ऑर्गेनाइज द लार्जेस्ट इंटरफेथ इवेंट्स इन USA, Nice. जिसमें हज़ारों लोग नॉन मुस्लिम। हम्म, अब मैं वीडियोस आप मेरी देखेंगे जाके तो जी आप जी जी। देखेंगे द इंटरफेथ पे रमज़ान के महीने में हम लोग जो है ना तकरीबन 1-1 हज़ार लोगों को नॉन मुस्लिम को जबरदस्त बुलाते हैं। जबरदस्त। उनको बताते हैं कि व्हाट इज़ इस्लाम, व्हाट इज़ इस्लाम, पाकिस्तानी कम्युनिटी कौन है, वहाँ से सेनेटर्स, गवर्नर सारे लोग आते हैं। तो वो कभी-कभी सर उनको पता ही नहीं होता। यहाँ की इतनी जिस तरह एक तरफ तो IT में इतने आगे हैं, लेकिन इसी तरह जो अमेरिकन्स हैं, उनको पता ही नहीं है इस्लाम के बारे में, उनको पता ही नहीं है ये पाकिस्तानी कौन है, ये पाकिस्तान कहाँ से आए हैं, क्या है? एक जनरल पब्लिक को, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स को तो पता है। तो जब हम उनको बारे में बताते हैं कि हम कैसे लोग हैं, हम लोग बिज़नेसमैन हैं, हम लोग डॉक्टर्स हैं, हम लोग इंजीनियर, इवन दो कि हम लोग टैक्सी भी चलाते हैं, लेकिन तो जब हम एक डायलॉग शुरू करते हैं, बताते हैं अपने बारे में और इस्लाम के बारे में बताते हैं, तो दे सरप्राइज़ और दे रियली सरप्राइज़ और उसका बड़ा अच्छा असर पड़ता है। और मैं बहुत अरसे से ये काम कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता भी रहूँगा। आप वीडियोज़ अगर देखें, आप जाके टाइप करें अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल पे इंटरफेथ पे, तो आपको बहुत सारी वीडियोज़ नज़र आएँगी जिसमें सैकड़ों लोग आके हम मिल-जुल के एक साथ, तो हम लोग ना सिर्फ़ हम अपने रमज़ान में भी करते हैं, बल्कि हम यहाँ जो क्रिसमस होता है, क्रिसमस में भी लोगों को बुला के उनके साथ मिंगल होते हैं। उनके हॉलिडे जो होते हैं, जो न्यू ईयर्स के और क्रिसमस के, उनके साथ भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको क्या होगा कि मिल के कल्चर आपने कल्चर को अपने अंदर रखते हुए, अपने मज़हब को अंदर रखते हुए आपको सही है। स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा, इन लोगों से मिलना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ये आप लोगों के पास नहीं आएँगे, वो काम हम लोग कर रहे हैं। हमारा दीन प्यार का दर्स देता है, अमन का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है और बदकिस्मती से इंटरनेशनल मीडिया ने या हम भारत की बात करें तो उसने पाकिस्तान का एक इमेज ही ऐसे पोर्ट्रे किया है कि जैसे पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, जबकि हमारे दीन में, हमारे दो कौमी नज़रिए में भी इस चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। लास्टली मैं आपसे पूछूंगी कि अगर हमने पाकिस्तान में फॉरेन रेमिटेंस को बढ़ाना है, क्या लगता है आपको किस शोबे में हमें मेहनत करने की ज़रूरत है? एक्सपोर्ट जो हमारी पिछले से हो रही है, वो एक्सपोर्ट भी हमारी कम हो चुकी हैं नई गवर्नमेंट के आने से। तो एक्सपोर्ट पे हमें काम करना पड़ेगा। जो हम पिछले 50 सालों से जो एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, उन्हीं एक्सपोर्ट को हमें IT रिलेटेड करना पड़ेगा, एडवांस करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी उनकी। द वे दे वी डू प्रोडक्शन को इंडिया और बांग्लादेश में चले जाए तो आप उनका जो प्रोडक्शन का स्टाइल है वो पाकिस्तान से बहुत मुख्तलिफ है। हम अभी वही पुराने स्टाइल में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सारी चीज़ें। हमें अपने आप को जिद्दत लानी पड़ेगी हमारी प्रोडक्शन में और उसको और दूसरे ये है कि मार्केटिंग जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको सेल्स अब लोग हायर करने पड़ेंगे। हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहा है इसमें, तो हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, स्पेशली IT। और जितनी भी हमारी जो एक्सपोर्ट हो रही है उसको जिद्दत लानी पड़ेगी, उसको हमें टेक्नोलॉजिकली इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल, हमें हमें अपने आप को रवायती अंदाज में होने वाली जो प्रोडक्टिविटी है उसको एक साइड पर रखते हुए नए दौर के नए चैलेंजेस को हमें एक्सेप्ट करना होगा ताकि हम अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें। और इस बात का मैं क्रेडिट दूंगी कि माजी की हुकूमत में, खान साहब की हुकूमत में एक्सपोर्ट वॉल्यूम बढ़ा था, स्पेशली IT सेक्टर के हवाले से अगर हम बात करें। बहुत शुक्रिया सैम, इट वॉज अ लवली टॉकिंग टू यू। आपने अपनी गुफ्तगू में बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को IT के शोबे में अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाने की बेहद ज़रूरत है। जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की
की बात करते हैं तो वहीं पर नौजवान नस्ल भी इस फील्ड में हमें एक्सेल करते हुए नजर आती है, क्योंकि पाकिस्तानी नौजवानों में टैलेंट की डेफिनेटली कोई कमी नहीं है, आइडियाज की कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान में भी आइडियाज को पॉलिश करने के लिए एक ऐसा इदारा भी मौजूद है जहां पर नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपने आइडियाज को प्रमोट कर सकें और आईटी के शोबे में तरक्की कर सकें। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली हमने भेजा हमारे टीम मेंबर आसिम सिद्दीकी को नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में ये कायम है, और वो लोग जो इस्लामाबाद में रहते हैं वो अक्सर शायद इसका विजिट भी कर चुके हों। तो वहाँ पर भी अब तक बहुत सारे डिफरेंट न्यू इनोवेशंस पर काम किया जा रहा है। कुछ डिफरेंट आइडियाज़ को प्रमोट करने के लिए उन्हें एक शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, हमारी नौजवान नस्ल इस वक्त किस किस्म की टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान की मदद करने के लिए इस वक्त कोशिश हमें नजर आ रही है, आसिम सिद्दीकी से जानते हैं। और जब तक आप रिपोर्ट देखेंगे मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी। इस रिपोर्ट के साथ जब ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, प्रोग्राम कैफे माखला। इंसानी दिमाग में पनपने वाला एक आइडिया ही पूरी दुनिया को बदल देता है। आइडिया के असरात एक दो या हज़ारों लोगों पर नहीं बल्कि लाखों लोगों पर होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ही मकाम पर जहाँ आते तो आइडियाज़ हैं लेकिन यहाँ से मल्टी मिलियन डॉलर बिजनेसेस बनकर निकलते हैं। नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद। तो जाते हैं अंदर और देखते हैं कि यहाँ के आइडियाज़ कैसे माशरे की तकदीर को बदलते हैं। कोई 300 से ज़ायद कंपनीज, कोई 750 फाउंडर्स हैं जिनको हमने हेल्प की और इंक्यूबेट किया, उनके साथ काम किया। उनको हम मेंटरिंग भी देते हैं, कनेक्शंस भी देते हैं इंडस्ट्री के साथ। मोस्टली इट्स अबाउट कि कैसे आप एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ उसको अडेप्ट करें ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंट बन जाए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन जाए और उससे बहुत सारे और लोगों को फ़ायदा हो। सिर्फ हम 30 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट करते हैं और उसका क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे पहली बात ये कि सोसाइटी के ऊपर उसका, हमारे माशरे के ऊपर इम्पैक्ट क्या आ रहा है, या उसमें मस्बत तरक्की की तरफ जो है वो आप क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। We develop a controller through which any game can be played with gestures. Your body can become a controller. इसमें होता ही है कि आपने वही वाले फ़ोन, वही वाली गेम्स जो आप टैप करके खेलते थे, उसी फ़ोन या लैपटॉप को अपने सामने रखना है और अपने बॉडी जेस्चर से आप खेल सकते हैं उस गेम को, ठीक है। तो आपकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी और एक नया वर्जन ऑफ द गेम आपको देखने को मिलता है। जहां इस तरह के दिलचस्प और मुफीद आइडियाज़ माशरे पर बेहतर असर डाल रहे हैं, वहीं पर पाकिस्तानी नौजवान अपने मुल्क में मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए सयाहत और ई-कॉमर्स की तरफ लोगों की तवज्जो दिलवा रहे हैं। हम इसमें आगे एक प्लान लेके आ रहे हैं कि आप जो टूर्स इंस्टॉलमेंट पे बुक करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉलमेंट पे बुक कर सकेंगे, और इसके अलावा अगर आप क्रिप्टो के साथ बुक करना चाहते हैं तो हमारा एक लीडिंग एक्सचेंज के साथ बातचीत चल रही है जिसके ज़रिए आप क्रिप्टो के साथ भी टूर बुक कर सकते हैं। जो ख़वातीन घर से बाहर नहीं निकल सकती, जो डिपेंडेंट होती हैं, स्पेशली मदर्स जो हैं, यंग मदर्स हो गई, उनको उनके करीबी स्टोर्स के साथ कनेक्ट करवा देते हैं ताकि वो उनको ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकें, इन्वेंट्री चेक कर सकें, प्राइसेस चेक कर सकें और विद इन 30 मिनट्स में फ्री डिलीवरी करवा सकें। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। ये नौजवान मुल्क को कौम का असासा है। आइडिया को तकमील के मराहिल में पहुँचाने में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर नुमाया और कलीदी किरदार अदा करता है। 2016 से लेकर अभी तक यहाँ पर करीबन 300 से ज़ाहिद कारोबार ने काम का आगाज़ किया और अब वो कारोबार नौकरियाँ फरहम कर रहे हैं। इन नंबर्स में बतदरीज इजाफा हो रहा है। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, कैफे मारगला, इस्लामाबाद। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फकत मेरे दिल से उतर जाएगा, फकत मेरे दिल से उतर जाएगा। बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाएगा, कभी
कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए ना, दे रे रे ना, दे रे ना, दे रे रे। मैं समझा था तुमको तो क्या और मांगू, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो। ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो। तेरे नाना, तेरे हाँ अल्लाह, मेरे पास तुम दोनों हो। हमें ज्वाइन करे जनाब प्रोग्राम में द सिंगर मिकाल रोफिन, और हमें गिटारिस्ट ज्वाइन कर रहे हैं रामेश रोफिन। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग बोथ ऑफ यू, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। वैसे तो रामेश से जब मैं पूछ रही थी ब्रेक में कि रामेश आपके नाम का मतलब क्या है, तो उन्होंने कहा कि हर दिल में रहने वाला। तो आप सबके पास अवेलेबल हैं, आप सबके पास तुम हो हैं? जी जी, मैं सबके पास है। अच्छा, ये दोनों जो हमारे छोटे छोटे सिंगर्स हैं, इनके बारे में मैं ये बताती चलूँ कि ये हैं अभी भी छोटे से, तो मैं इनसे ये नहीं कह सकती कि क्या बचपन से गाना शुरू किया था, क्योंकि आप सिंगिंग करते आ रहे हैं तकरीबन 11 साल की उम्र से, और आप गिटार प्ले करते आ रहे हैं तकरीबन 14 साल की उम्र से। तो ये वैसे तो फैमिली में आपने बताया कि फैमिली में सभी का इस तरफ रुझान है, लेकिन माशाल्लाह इतनी पुख्ता आवाज़ होना। मिकाल, सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट करती हूँ, कितना टाइम लगा इसको पॉलिश करने में, या फिर उसको कहते हैं ना कि नहीं लेगेसी है तो उसको लेके चलना है? बस ये अल्लाह की देन है, गॉड गिफ्ट था सारा। गॉड गिफ्टेड था सारा। पहला गाना कब गाया था? पहला गाना मैंने गाया था जना सुपर में, अच्छा, इवेंट था तो उधर गाया था। कौन सा गाना था? जरूरी था गाया था मैंने। बिछड़ना जरूरी था। जी जी। ओके, अच्छा मुझे ये बताओ, ये अभी भी जब मैं पूछ रही थी कि कौन से गाने गाओगे, तो आपने कहा कि हमें तमाम पाकिस्तानी पसंद है, और वही मैं पाकिस्तानी पे जब भी किसी से बात करती हूँ तो मर गए, लुट गए, ख़त्म हो गया, टूट गया। हमारे कैफी भाई जो भी बड़े माशाल्लाह पॉपुलर हुए हैं, उन्होंने भी बेचारों ने दिल की रुदाद किसी से कह डाली है, तभी तो लोग जो है वो उनके गाने को बड़ा गो के उन्होंने बहुत खूबसूरत गाया है। जी जी। लेकिन ऐसा लगता है कि जो दिल टूटता है ना, ये हर पाकिस्तानी की दिल की आवाज़ है। ऐसा ये कि हम इतने ब्रेकअप सॉन्ग्स क्यों गाते हैं, आप बताएं ज़रा मुझे। देखिए, जाहिर सी बात है, एक तो ये चीज़ होती है कि ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग होते अगर किसी प्यार वगैरह हो जाए, मुझे ये बताओ कि जब भी कोई गाना गाने का सोचता है, I mean, जब आपने भी सोचा होगा या कुछ भी, तो लाइफ में ये होता है कि कोई पुरानी चीज़ याद आती है, कोई चीज़ खटक जाती है, तब आप सुर लगाना शुरू कर देते हैं, कुछ ऐसा होता है? या ये कोई एक बैठे बैठे ख्याल होता है कि नहीं ज़रा कुछ गा लिया जाए, तो फिर पता चलता है वही मेरे में तो ये वाली स्किल्स भी हैं? जी, जब प्रैक्टिस करूँ तो फिर दिल करता है कि कोई सा गाना ना मेरे माइंड में आ जाता है, तो ट्राई अगर सुन लूँ तो फिर उसको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ कि शायद पहले लगता है मुश्किल होगा, नहीं हो सकता, तो फिर सोचता हूँ नहीं हो जाएगा, करूँगा तो हो जाएगा। अच्छा, मैं जब मिकाल से भी बात कर रही थी ना, तो सिंगर्स वो अमूमन दिल का दर्द अपनी ज़बान पे लेके आते हैं, लेकिन गिटारिस्ट के बारे में ये मशहूर होता है कि ये बड़ी चुलबुली सी पर्सनालिटीज़ होते हैं, और ये इसलिए कि गिटार बजाने वाले जो होते हैं ना, वो इस इंस्ट्रूमेंट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो मोस्टली गिटारिस्ट के वाकई चुलबुले से होते हैं। कुछ कुछ होते हैं और कुछ कुछ नहीं, क्योंकि आपका मिजाज आपके इंस्ट्रूमेंट का तयन करता है ना कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना है। तो आपको कितना टाइम लगा गिटार सीखने में, गिटार बजाने में? एक्चुअली मैम मैं 14 साल की उम्र का था, तो ना मैंने गिटार वैसे टीवी पे ना बजाते रहते थे ना, तो मैं देखता था लोगों को, मैं ना बड़ा शौक होता था, मैंने वालिद साहब को कहना कि मैंने भी गिटार सीखनी है, तो हमारे मोहल्ले में एक लड़का रहता था रामेश नवीद, अच्छा, और मेरे वो टीचर हैं सिटी, तो उन्होंने भी ना बेसिकली 14 साल की उम्र में ही शुरू उनका किया। नाम भी रामेश, आपका नाम भी रामेश? अच्छा। हम दोनों का नाम रामेश है। अच्छा। तो ना करते करते वालिद साहब ने गिटार ले दी, और अल्लाह का शुक्र है मैंने दिखाया उनको अपना जुनून, और आज इधर तक आ गया। और ये जुनून का समर है कि आज रामेश हमारे पास बैठे हुए हैं। अच्छा, रामेश की गुफ्तगू से मुझे पता चल रहा है कि बड़ा एक्साइटमेंट सी है इसके अंदर, वो मुझे गिटार की सूरत में भी नजर आ रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि किस किस्म के पाकिस्तानी सिंगर्स आप लोगों को पसंद है, आप स्पेशली?
मुझे सर राहत पसंद है और सबसे बड़ी हस्ती उस्ताद नुसरत साहब। माशाल्लाह, मतलब इनकी आपका जो है जॉनरा वो क्लासिकल की तरफ जरा ज्यादा है, आप वो वाले गाने गाना पसंद करते हो। अभी जो हमारे जो यंग स्टार्स चल रहे हैं उसमें कैफी ने माशाल्लाह बड़ा नाम कमाया और आसिम तो माशाल्लाह काफी अरसे से परफॉर्म कर रहे हैं और आसिम गिटार पे भी बड़ा अच्छा उनका हाथ है। तो रामेश, आपको एक गिटारिस्ट जब आप लोग बजाते मतलब यानी कि हैं, तो हमारे पास एक जुनून बैंड का बड़ा फेमस जुनून बैंड है, आप किसको ज्यादातर सुनना, किसी बीट्स पकड़ना पसंद है आपको? मैम मुझे जो है ना सबसे ज्यादा कश्मीर बैंड का गिटारिस्ट है, मुझे उनका स्टाइल बहुत पसंद है। उनके स्टाइल की खासियत क्या है? उनके स्टाइल की खासियत ये है कि मैम वो ना दूसरों को लेके चलते हैं। ओके, मतलब यानी कि आपने अपनी ऑडियंस को एंगेज करके रखा हुआ है। जी, मतलब साथ लेके चलें। मतलब ये तो नहीं ना कि गिटारिस्ट म्यूजिक कहीं जा रहा है, सिंगिंग कहीं जा रहा है, मतलब आप देखें कि साथ लेके चलें दोनों को। मतलब सिंग करना चाहिए हर चीज को, जो आप गा रहे हैं वो भी और जो आप बजा रहे हैं वो भी जो है ना वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज होना चाहिए। अच्छा, हमारे यहाँ पर अब जाके पेरेंट्स में बहुत शऊर आ रहा है कि वो अपने बच्चों को गाने की भी इजाजत दे रहे हैं, गिटारिस्ट की भी या तबला की भी, इस मतलब ड्रम की भी। एक टाइम होता था पेरेंट्स कहते थे मतलब मरासी बनने तो शौक है, ये जुमले आते थे हमारे बुजुर्गों को, हमारे बड़ों की तरफ से। कितना पॉजिटिव चेंज है ये माइकल? ये 100 में से 90% चेंज आया है, क्योंकि पहले यही होता था, सारे कहते थे कि जब भी मैं ही बता देता हूँ, तो ना जब भी मैंने ना अपने दोस्तों को कहना जी मैंने गाना शुरू करना है, ये करना है, मैंने गाना शुरू, तो करता है वो कहते थे ना नहीं ये नहीं करना, इसमें तो बंदा मरासी बन जाता है। ये वाकई ये एक वर्ड है जो लोग अमूमन सोसाइटी में इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा एहतियात कीजिए इस किस्म के अल्फाज को इस्तेमाल करने की, ताकि इससे किसी की दिल आज़ारी ना हो। और ये एक फ़न है, ये एक आर्ट है जो हमारे बड़े भी लेकर चले। हर किसी की अपनी अपनी एक आर्ट होती है ना, कोई अगर पेंटिंग में खूबसूरती से रंग भर सकता है तो वो एक आर्टिस्ट हो गया, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए हमें सबके फन की कदर करनी चाहिए। ऐसा करते हैं कि हम लोग लेते हैं आपसे इजाजत प्रोग्राम से, ठीक है? और प्रोग्राम में जाते जाते मैं मिकाल और रामेश आप दोनों से रिक्वेस्ट ही करूंगी कि ना मिकाइल आप भी सुनाएं मुझे, और आप भी, तो जरा हम लोग थोड़ा समा बांधते हैं। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जा, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जा, कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, कदिया मिल सांवल यार वे, कदिया मिल सांवल यार वे। मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मेरी जिंदड़ी होई उदास वे, मेरा सांवल आस ना पास वे, मुझे मिलना जानकार वे, मुझे